तो बात करते हैं सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस के एमसीक्यूज की। तो एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो सोलर रेडिएशन के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है ना। द मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव बाय अर्थ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। मैक्सिमम इंसुलेशन जुलाई मंथ में मिलता है क्या? देखो भाई, जो मैक्सिमम इंसुलेशन है वो कौन से जनवरी में देखने को मिलता है? इन द मंथ ऑफ जनवरी, है ना। जब क्या होता है, सन जो होता है सबसे क्लोजेस्ट होता है अर्थ के, है ना। क्योंकि जुलाई में तो एपीहीलियन में होता है एंड पेरीहीलियन में होता है इन जनवरी। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड इज रिलेटेड टू द लैटिट्यूडनल पोजीशन। देखो भाई, जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है वो लैटिट्यूडनल पोजीशन पर डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लोअर एटीट्यूड्स में ज़्यादा होता है इंसुलेशन एज कम्पेयर टू दी हायर लैटिट्यूड्स। लोअर एटीट्यूड्स में यहाँ पे क्या होगा, इंसुलेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड्स। दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन को अफेक्ट करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। करेक्ट हमको बताना है। तो लेंथ ऑफ द डे ये इंसुलेशन को अफेक्ट करता है भाई, बिल्कुल सही बात है। रोटेशन ऑफ द अर्थ ये भी अफेक्ट करता है। एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी भी अफेक्ट करता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस दैट इज लैंड, यस। ग्रेविटेशनल पुल अफेक्ट करता है क्या? नहीं। ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन को अफेक्ट नहीं करता। एक्सियल टिल्ट ऑन अर्थ ये भी अफेक्ट करता है इंसुलेशन की इंटेंसिटी को। टाइडल वेव्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं करते यार, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ग्रेटर द एरिया कवर्ड बाय द सन रेज मोर इज द हीट पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई? इनकरेक्ट क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ग्रेटर द एरिया कवर्ड बाय द सन रेज मोर इज द हीट पर यूनिट एरिया। देखो भाई, ग्रेटर एरिया जितना कवर्ड करता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द लार्जर एरिया, हेंस लेस हीट इज रिसीव पर यूनिट एरिया। ग्रेटर इज द एरिया, लेस यूनिट, है ना, लेस हीट पर यूनिट एरिया। सो दिस इज इनकरेक्ट। स्लैंट रेज सफर ग्रेटर स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन कंपेयर टू डायरेक्ट रेज। जो स्लैंट रेज होते हैं उसमें ज़्यादा स्कैटरिंग होती है एंड डिफ्यूजन होता है कंपेयर टू दी डायरेक्ट रेज। का ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। ये अर्थ है, तो यहाँ पे अगर स्लैंट रेज इस प्रकार से रिसीव कर रहे हैं, है ना, तो अगर स्लैंट रे रिसीव हो रहा है तो क्या ये ज़्यादा स्कैटरिंग सफ़र करता है कंपेयर टू द डायरेक्ट रेज? बिल्कुल सही बात है यार। हायर लैटिट्यूड्स में ग्रेटर एंगल विद द अर्थ सरफेस। हायर लैटिट्यूड जो होते हैं क्या वो ज़्यादा एंगल बनाते हैं अर्थ की सरफेस के साथ यार? क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? हायर लैटिट्यूड्स के अंदर जो एंगल ऑफ द रे होता है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। एंगल ऑफ द रे जो है अर्थ सरफेस के साथ जो बना रही है 90 है यहाँ पे, ये यहाँ पे कम होता जाता है, ये यहाँ पे कम होता जाता है, ठीक है, सरफेस के साथ। सो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, सो इट इज़ इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। इनकरेक्ट जाएगा C1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। द इंसुलेशन रिसीव बाय द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो इंसुलेशन जो लैंड में रिसीव किया जाता है उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं क्या? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल गलत है। बिकॉज द रेडिएशन रिसीव बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज इंसुलेशन। जो इंसुलेशन रिसीव बाय द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नो, इट इज इंसुलेशन। नाम से लिखा है इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन, इसको इंसुलेशन बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है? द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज रिफर्स टू एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहाँ से सन से आया, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, सन से आया यहाँ पे रेस, ये जो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो अर्थ के द्वारा रिलीज होते हैं। जो रिसीव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेशन।
The absorption of the terrestrial radiation by the atmospheric gases generate ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, इसको एब्जॉर्ब करेगा फिर थोड़ा सा भेजेगा, तो इससे क्या होती है, हीट इंक्रीज हो जाता है, वार्म इंक्रीज होता है, इसी हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द हीटिंग ऑफ द अर्थ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इज डिटरमाइंड बाय इट्स एल्बिडो, बिल्कुल सही बात है यार, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना ज़्यादा एल्बिडो होगा उसका। अर्थ रिटर्न द एंटायर हीट रिसीव टू द एटमॉस्फेयर टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, जितना रिसीव किया उतना कोई फेंक देता है मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर को। द मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड बाय द अर्थ एट इक्वेटर, ना भाई ना, मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड इन द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, जहाँ पे क्लाउडीनेस कम होता है, जहाँ पे दैट इज हम लोग बोलें तो मैक्सिमम इंसुलेशन जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर, इक्वेटर कंपेरेटिवली रिसीव लेस इंसुलेशन दैन ट्रॉपिक्स, ठीक है, तो इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक्स हो गया, तो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा इंसुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है, 7 डिग्री अबव एंड बिलो दी ट्रॉपिक्स, या फिर एग्जैक्ट बोले तो 7 डिग्री अबव द इक्वेटर, इस रीजन में ज़्यादा यहाँ पे इंसुलेशन देखने को मिलता है मैक्सिमम, बट इक्वेटर में कम होता है बिकॉज वहाँ पे क्लाउड कवर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है इंसुलेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट यार, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा जा रहा है। देयर इज अ पॉजिटिव नेट रेडिएशन रिसीव नियर द ट्रॉपिक्स, बिल्कुल सही बात है, ट्रॉपिक्स में क्या होता है, पॉजिटिव नेट रेडिएशन देखने को मिलता है, मतलब इट रिसीव मोर देन जो रिलीज करता है, इसीलिए पॉजिटिव नेट रेडिएशन मतलब सरप्लस देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज हीटेड डायरेक्टली बाय द इंसुलेशन ऑफ द सन, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर डायरेक्टली जो सन, सपोज करो ये अर्थ सन की रेस जो आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को अपने आप गर्म कर देती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? हाँ गलत है, बिकॉज अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इनडायरेक्टली हीट होता है बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सपोज करो इंसुलेशन जो अर्थ से आया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो धरती से निकला, वो धरती के जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो इसको हीट करते हैं। सो अर्थ एटमॉस्फेयर इज हीटेड इनडायरेक्टली, दिस इज इनकरेक्ट। नॉर्मल लैप्स रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेसर टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल लैप्स रेट मतलब क्या, जमीन की सतह से हम जब ऊपर जाते हैं तो हर 1 किलोमीटर में 0.6 टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस का फॉल देखने को मिलता है हर किलोमीटर में, नॉट 0.6, 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। लैंड पोर्शन ऑफ अर्थ आर सब्जेक्टेड टू ग्रेटर टेम्परेचर चेंजेस, बिल्कुल सही बात है यार, लैंड की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा जल्दी टेम्परेचर चेंज होता है, वहाँ पे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। सो दिस इज करेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा C, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। द आइसोथर्म ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर शो ग्रेटर डेविएशन कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, भाई आइसोथर्म क्या होते हैं, दिस आर दी पॉइंट्स ऑफ सेम टेम्परेचर, तो ज़्यादा वेरिएशन, सपोज करो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा ओशियन है, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा ओशियन है, यहाँ पे क्या लैंड ज़्यादा है, तो ज़्यादा लैंड है तो ज़्यादा इतना इधर उधर ज़्यादा जाना पड़ेगा, किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ग्रेटर डेविएशन होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रेटर डेविएशन होगा, हाँ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम डेविएशन होता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में कम, सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोर डेविएशन देखने को मिलता है, बिकॉज पानी का टेम्परेचर कम होगा, जमीन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड द साउथ अलोंग द कॉन्टिनेंट, समझना भाई विंटर में क्या होगा, जमीन ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, है ना, जमीन ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे जब जमीन ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे लैंड है, सपोज यहाँ पे वाटर है, ठीक है, लैंड है फिर वाटर है फिर लैंड है, तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर फिर कम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर फिर कम टेम्परेचर फिर ज़्यादा टेम्परेचर, तो ये बैंड किधर हो रहा है, टुवर्ड दी साउथ बैंड हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो विंटर के समय जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म कहाँ बैंड कर जाएंगे, टुवर्ड दी साउथ, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेफरेंस टू टेम्परेचर इन्वर्जन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द अबव कंडीशन आर आइडियल फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन टू टेक प्लेस। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट में हमने बताया कि नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है,
लेकिन कम हो रहा है ना, टेम्परेचर कम हो रहा है नॉर्मली, ये नॉर्मली देखने को मिलता है। बट अगर हम ऊपर जा रहे हैं सतह से और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। सो टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पूछ रहा था हमसे, क्या पूछा, आइडियल कंडीशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन टू टेक प्लेस यार। तो एयर ड्रेनेज जो है क्या उससे टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। जनरली टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो हिल्स में देखने को मिलता है, वैली वाले रीजन में, जहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम रहता है, बिकॉज एयर यहाँ से नीचे चला जाता है और वार्म एयर ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो नीचे से ऊपर जाता है टेम्परेचर बढ़ता है। सो एयर ड्रेनेज की वजह से, जो कि एयर ड्रेनेज मतलब क्या होता है भाई, हैवी एंड डेंस कोल्ड एयर जो होता है वो नीचे आ जाता है ना, एंड वैली के बॉटम में इसको हम क्या बोलते हैं, एयर ड्रेनेज बोलते हैं। तो एयर ड्रेनेज की वजह से यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, क्या डिस्टेंस ऑफ द सी लेवल जो है वो टेम्परेचर इन्वर्जन से कोई रिलेटेड है यार, नहीं। देखो ये स्टेटमेंट गलत है भाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल टेम्परेचर इन्वर्जन से कोई लेना नहीं है। लॉन्ग विंटर नाइट्स विथ क्लियर स्काई, बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन है यार यहाँ पे, है ना। लॉन्ग विंटर नाइट्स विथ क्लियर स्काई इज आइडियल कंडीशन बिकॉज हीट ऑफ द डे जो होता है वो रेडिएट ऑफ हो जाता है ड्यूरिंग द नाइट, सारा गर्मी निकल जाता है। एंड अर्ली मॉर्निंग आवर में क्या होता है, अर्थ जो होता है ठंडा होता है, जो एयर होता है वो ऊपर का गर्म होता है, इसीलिए तो नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। सो बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए एयर ड्रेनेज जरूरी है, जो कि वैलीज में देखने को मिलता है। एंड लॉन्ग विंटर नाइट्स विथ क्लियर स्काइज जो है वो भी एक आइडियल कंडीशन है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। जब आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट रिगार्डिंग दी फोर्स एक्टिंग ऑन द एयर। हमको बात किसकी करनी है, फोर्स एक्टिंग ऑन द एयर की बात करनी है, उसके बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज वीक इन प्लेस ऑफ क्लोजर आइसोबार। आइसोबार इज मीन्स दी प्लेसेस ऑफ सेम प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट वीक होगा अगर आस पास आइसोबार्स हैं, तो क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट वीक होगा। क्या क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, नहीं। अगर जो क्लोज होते हैं आइसोबार्स तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, स्ट्रांग होता है, नॉट वीक। दिस इज इनकरेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट कॉज एनी इफेक्ट इन द स्पीड ऑफ विंड ओवर द लैंड मास। देखो भाई गलत बोल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिड्यूस कर देता है स्पीड को, दिस इज इनकरेक्ट। द कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो विंड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट जाता है, नॉट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ये हमेशा याद होना चाहिए, एनआर से, एनटीआर होता है ना जूनियर, एनटीआर, तो एनआर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड जो है वो राइट की तरफ जाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। दी मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूडनल एंगल। जितना ज़्यादा होगा लैटिट्यूडनल एंगल उतना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा, इसीलिए इक्वेटर में क्या होता है, इक्वेटर में 0 होता है कोरियोलिस फोर्स। तो ये कभी सपने में नहीं भूलना दो चीज़ें कोरियोलिस फोर्स के बारे में। कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट इक्वेटर, एंड कोरियोलिस फोर्स की बात करें तो ये राइट डिविएट करता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एनटीआर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, विच ऑफ द अबव फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लानिटरी विंड्स। प्लानिटरी विंड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, ये हमसे पूछा जा रहा है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही बात है यार। ऑसिलेटिंग प्रेशर बेल्ट, ये भी क्या करते हैं, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लानिटरी विंड्स को अफेक्ट करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, ये भी अफेक्ट करता है यहाँ पे किसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लानिटरी विंड को। जो ग्रेविटेशनल पुल है मून, उसका कोई लेना देना नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लानिटरी विंड से। सन स्पॉट साइकिल का भी कोई लेना देना नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लानिटरी विंड से। तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू प्लानिटरी विंड्स, हमको बात किसकी करनी है, प्लानिटरी विंड्स की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। द ट्रेड विंड ब्लो टूवर्ड द इक्वेटर वाइल द वेस्टर्लीज ब्लो टूवर्ड द पोल्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड को ट्रेड विंड क्यों बोल रहे हैं, सपोज करो ये हमारे पास अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो इंडिया है वो इस प्रकार से है यार। तो ट्रेड विंड जो होता है इंडिया से जाके यहाँ पे कहाँ पे बहते हैं, ये टूवर्ड दी इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। ट्रेड विंड जो है वो टूवर्ड द इक्वेटर बहते हैं यार, ठीक है, बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, है ना, टूवर्ड द इक्वेटर। लो प्रेशर जो जोन होता है वहाँ पे ये ब्लो करते हैं,
है ना, बहते हैं। और जो वेस्टर्लीज है जो होते हैं, वो वेस्टर्लीज जो होते हैं वो हायर एल्टीट्यूड में ब्लो करते हैं, है ना, अवे फ्रॉम द इक्वेटर। दिस इज करेक्ट। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज क्रिएटेड एट द कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्ली एंड ट्रेड विंड। देखो भाई, जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो कहाँ पे बनता है, जहाँ पे नॉर्दर्न एंड साउदर्न ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज करते हैं। ये रहा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये नॉर्दर्न एंड साउदर्न ट्रेड विंड यहाँ पे कन्वर्ज किए तो क्या बना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जहाँ पे वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड कन्वर्ज करते हैं वहाँ पे नहीं, जहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ ट्रेड विंड जहाँ पे, या फिर नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ और साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है वो जब कन्वर्ज करते हैं तो वो ये बनता है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, द एयर फ्लो अराउंड द इक्वेटर इज ईस्टर्लीज। जो एयर है ना इक्वेटर के अराउंड बहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्लीज। बिकॉज जो दूर बह रहा है तो हमने उसको वेस्टर्लीज कहा दिया। सो दिस इज करेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ प्रेशर सेल्स की बात की जा रही है, उनकी लोकेशन के साथ उनको मैच करना है यार, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ये हमारे पास ये अर्थ हो गया है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये अगर इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ पे पोलर सेल फॉर्मेट होते हैं यार। लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, हाई लो, हाई लो, फिर हाई फिर लो, नहीं, हाई लो हाई फिर हाई लो और हाई। सो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो ईस्टर्लीज, यहाँ पे जो है क्या करता है, ये इक्वेटर हो गया तो इस प्रकार से यहाँ पे एयर डिसेंड करता है, फिर इस प्रकार से यहाँ पे सेल बनता है, एंड इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं, हेडली सेल बोलते हैं। हाई प्रेशर है ना यहाँ पे, इसलिए टुवर्ड द इक्वेटर बहता है एयर इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे अवे फ्रॉम द इक्वेटर जो है हाई से लो की तरफ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज। हाई से लो की तरफ जाता है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। ये ट्रेड विंड हो गए, ये वेस्टर्लीज हो गए, ये भी वेस्टर्लीज हो गए, ठीक है। ये फिर इसके बाद इधर जाता है, उसको बोलते हैं ईस्टर्लीज। ये हाई से लो जा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ईस्टर्लीज, यहाँ भी ये ईस्टर्लीज। तो सबसे पहले ये क्या है, ये हमारे पास है इक्वेटर में बनता है हेडले सेल, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये बनता है, हाई प्रेशर में कन्वर्ज करेगा, लो प्रेशर में ऊपर जाएगा, लो प्रेशर में ऊपर जाएगा, फिर इधर फिर हाई प्रेशर में डिसेंड करेगा, ये बनता है यहाँ पे फेरल सेल। उसके बाद यहाँ पे पोलर रीजन में बनता है पोलर सेल, लो प्रेशर में अब फिर हाई प्रेशर में डाउन, और इस प्रकार से क्या बनता है, पोलर सेल। तो पोलर सेल जो है वो पोलर हाई है बिल्कुल। हेडले सेल जो है कहाँ पे बनता है भाई, सब ट्रॉपिकल रीजन में नहीं, हेडले सेल जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में बनता है, एंड फेरल सेल जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में बनता है। पोलर सेल जो है वो पोलर हाई में बनता है, बिल्कुल सही बात है। हमसे इनकरेक्टली मैच पूछा जा रहा है, इनकरेक्टली मैच हो जाएगा A1 और 2 ओनली। सॉरी, पोलर हाई में क्या बनता है भाई, पोलर हाई में तो कोई सेल नहीं होता है। पोलर सेल जो होता है वो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर रीजन में देखने को मिलता है, नॉट पोलर हाई, ये सब पोलर रीजन में देखने को मिलता है। सो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों इनकरेक्ट है भाई। पोलर सेल जो है वो सब पोलर रीजन में देखने को मिलता है, पोलर हाई में कोई भी सेल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, द एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द ओशन। बिल्कुल सही बात है, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है एयर का वो एनर्जी ट्रांसफर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इट मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम हाई टू लो लैटिट्यूड, ठीक है। जो हाई लैटिट्यूड है वहाँ से कोल्ड एयर को नीचे की तरफ लाने में एयर सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, इससे एनर्जी ट्रांसफर करता है ये। देयर इज ए यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर टू द ओशन करंट। क्या जो एटमॉस्फेरिक एयर है उससे ओशन करंट तक यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होता है, ना भाई ना, ये नॉट यूनिडायरेक्शनल। एक तरह से ये क्या होता है,
ओशन जो है एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करता है बट नॉट इन अ यूनिडायरेक्शनल वे। जो ओशियन है दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड वाटर वेपर टू द एयर मासेस। ठीक है, तो जो एनर्जी है ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेरिक एयर से सिर्फ ओशन करंट की फॉर्म में नीचे जा रहा है, ये ओशन करंट जो है वो भी एटमॉस्फेरिक एयर में एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। सो यहाँ पे नॉट यूनिडायरेक्शनल। सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा ए वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रंट्स। हमको बात किसकी करनी है, फ्रंट्स की। वार्म फ्रंट्स आर फॉर्म व्हेन वार्म एयर मासेस पुश अप एंड अपलिफ्ट द कोल्डर एयर। देखो भाई, क्या कोल्डर एयर को अपलिफ्ट करेगा? देखो ये वार्म एयर इधर से गया, ये कोल्ड एयर यहाँ से आया, ये जब आपस में कन्वर्ज करते तो वार्म एयर भारी होता है इसलिए नीचे रहेगा, कोल्ड एयर ऊपर चला, सॉरी वार्म एयर भारी नहीं होता, कोल्ड एयर भारी होता है इसलिए नीचे रहेगा, वार्म एयर ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या रहेगा, कोल्ड एयर। वार्म एयर कोल्ड एयर ये आपस में पास आए तो जो वार्म एयर है ऊपर जाए, इसीलिए क्या बना, वार्म फ्रंट बना। सो इट डज नॉट अपलिफ्ट द कोल्ड वन, है ना, जो वार्म एयर खुद ऊपर जाता है। वार्म फ्रंट आर फॉर्म्ड व्हेन वार्म एयर masses पुश अ कोल्ड एयर masses एंड cause द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वार्म एयर masses। सो दिस इज इनकरेक्ट। फ्रंट आर द एरियाज ऑफ शार्प चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिल्कुल सही बात है यार, प्रेशर एंड टेम्परेचर में अचानक से चेंज होता है, इसीलिए तो क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर प्रेसिपिटेशन हो सकता है, बारिश हो सकती है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है भाई। ऑक्लूडेड फंड आर फॉर्म, ऑक्लूडेड फंड कहाँ पे बनते हैं, ऑक्लूडेड फंड आर फॉर्म्ड व्हेन टू कोल्ड एयर मासेस अपलिफ्ट एंड कंपैरेटिवली कूलर एयर मासेस। समझना भाई, ऑक्लूडेड फंड तब बनते हैं जब दो कोल्ड एयर मासेस आए। सपोज करो ये दो कोल्ड एयर मासेस हैं, कम टुगेदर एंड पुश वार्म एयर मासेस इन बिटवीन, बीच में क्या आ गया, वार्म एयर मास आ गया, तो यहाँ पे क्या बनता है, ऑक्लूडेड वार्म, ऑक्लूडेड फंड। सो इट इज इनकरेक्ट यार। टू कोल्ड एयर मासेस अपलिफ्ट अ कंपैरेटिवली कूलर एयर मासेस, नो, अपलिफ्ट अ कंपैरेटिवली वार्मर एयर मास। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है यार, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा जा रहा है भाई रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिनको हम एंटी साइक्लोन्स भी बोलते हैं एक प्रकार से। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब वो ओशन में नहीं बनते यार, कहाँ बनते हैं, ये लैंड के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करनी है, दे आर थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर, नो नो नो, दिस आर हाई प्रेशर जोन्स यार। एक हाई प्रेशर जोन है ये, हाई प्रेशर एरिया विच मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये यहाँ पे कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, ये इस प्रकार से, अगर ये इंडिया है तो ये यूरोप में जनरली यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये है ना, दे आर डायनामिकली इंड्यूस यार, एंड ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं इस प्रकार से। हमारा तो इधर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था, जो इंडिया के अंदर जो साइक्लोन बनता है वो कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल से कहाँ की तरफ मूव करता है, लैंड मास की तरफ, इंडियन लैंड मास की तरफ, तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, कौन सा, जो साइक्लोन है वो। बट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं। सो ये हाई प्रेशर वाला बात गलत है, दे आर नॉट थर्मली इंड्यूस, दे आर डायनामिकली इंड्यूस यार। है ना, सिंपल सी बात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर ट्रॉपिक साइक्लोन्स तो क्या होते हैं, लो प्रेशर जोन होते हैं, तो हाई प्रेशर कहाँ से होगा, तो ये डायनामिकली इंड्यूस होता है। वेस्ट टू ईस्ट बिल्कुल सही बात है, लो प्रेशर एरिया बिल्कुल सही बात है, बट इट इज़ नॉट थर्मली इंड्यूस, बट इट इज़ डायनामिकल इंड्यूस, मतलब फ्रंट से बनते हैं, पानी के नीचे से जाके ऊपर बादल बनने से नहीं बनते, लो प्रेशर एरिया बनने से तो बनता है, बट यहाँ पे फ्रंटल ओरिजिन से बनता है, जो फ्रंट से आपस में कोलाइड के लो प्रेशर एरिया बना और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दे आर इनिशिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ एन ऑक्लूडेड फ्रंट इन द मिड लैटिट्यूड। देखो भाई, यहाँ पे ऑक्लूडेड फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे स्टेशनरी फ्रंट का फॉर्मेशन होता है इनिशियल स्टेज में, है ना। ऑक्लूडेड फ्रंट तो बन जाते हैं बट लेटर स्टेज में। ठीक है, सो इनिशिएटेड पूछा जा रहा है ना, इनिशियल स्टेज में स्टेशनरी फ्रंट बनते हैं, बाद में जाके वो ऑक्लूडेड फ्रंट बन सकता है। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, दे कवर ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया एंड इन्फ्लिक्ट मैक्सिमम डैमेज टू इट। देखो भाई, ये ग्रेटर जियोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं एंड दे आर लेस डिस्ट्रक्टिव एज कम्पेयर टू दी ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो ये भी गलत हो जाएगा, ये लार्ज एरिया कवर करते हैं और मैक्सिमम डैमेज नहीं होता, लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये। दिस साइक्लोन हैव अ कैपेसिटी टू ओरिजिनेट ऑन द लैंड सरफेस। बिल्कुल सही बात है, ये लैंड सरफेस में भी ओरिजिनेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस फ्रंटल इन ओरिजिन यार, तो लैंड में भी बन सकता है, सी में भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स।
हमसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। दे आर थर्मली इंड्यूस, यस बिल्कुल सही बात है। हमने देखा कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थे दिस आर डायनामिकली इंड्यूस, बट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो थर्मली इंड्यूस लो प्रेशर सिस्टम होते हैं जो कि ट्रैवल कहाँ करते हैं? ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। हाँ देखो भाई ये कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करते हैं। सपोज करो ये ईस्ट है, इधर से वेस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, दे डू नॉट ट्रैवल इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है यार? दे कैन ओरिजिनेट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ओनली। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स सी पर सिर्फ वाटर पे ओरिजिनेट करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो लो मतलब वो लैंड पे भी और वाटर पे भी दोनों पे ओरिजिनेट कर सकते हैं। बिकॉज जो है वो ओरिजिनेट कैसे करते हैं? दे आर डायनामिकली इंड्यूस, मतलब दे आर फ्रंटल इन ओरिजिन। बट यहाँ पे ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो पानी से बनता है। 27 डिग्री सेल्सियस का टी वाटर या फिर उससे सी वाटर या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर जरूरी है। सो दिस इज करेक्ट। They do not require any prior low pressure in the region for of their formation। ना भाई ना इनको प्रायर लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, है ना। लो प्रेशर प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर जो होना चाहिए अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन का बनना है तो। सो डू नॉट रिक्वायर बोला तो गलत बोल रहा है यार। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म एट इक्वेटर आर मोस्टली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल साइक्लोन देखो इक्वेटर पे अगर बना तो उतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते यार, अगर वो थोड़े से दूर बन रहे हैं। बिकॉज कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? जीरो होता है इक्वेटर पे। कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है इक्वेटर पे, उसी की वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है इक्वेटर बनते हैं वो लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं, है ना। जो सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं जैसे कि इंडिया के अंदर वो सील डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइक्लोन्स इन इंडिया। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन इज मोर इन बे ऑफ बंगाल वाइल डिस्ट्रक्टिविटी इज मोर इन अरेबियन सी साइक्लोन्स। ठीक है, तो देखो भाई क्या अरेबियन सी के साइक्लोन ज़्यादा खतरनाक होते हैं? देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? बे ऑफ बंगाल में। और ज़्यादा खतरनाक भी क्या होते हैं? बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन्स है। तो दोनों डिस्ट्रक्टिविटी ऑल्सो एंड जो फ्रीक्वेंसी दोनों कहाँ पे ज़्यादा है? दोनों फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रक्टिविटी बोथ इज मोर इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो ओरिजिनेट कर रहे हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। द लैक ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अरेबियन सी इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इट्स लो साइक्लोनिक एक्टिविटी। देखो भाई जो फ्रेश वाटर है वो कम कहाँ पे देखने को मिलता है? कम कहाँ पे देखने को मिलता है? अरेबियन सी में। ठीक है, कम देखने को मिलता है अरेबियन सी में। हैंस मिक्सिंग जो होती है ना, वो मिक्सिंग से क्या होता है? जो कोल्ड बॉटम होता है ना वो ऊपर आ जाता है, मिक्सिंग अगर नहीं होती तो। ओके, मतलब ये है कि सपोज करो यहाँ पे पेनिनसुला इंडिया, यहाँ से फ्रेश वाटर जा रहा है नदियों से, तो जो वाटर है समुद्र के अंदर ऊपर में वार्म चाहिए, नीचे में कोल्ड चाहिए, तो यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो पाती ठीक से, है ना। मिक्सिंग ठीक से नहीं हो पाती बे ऑफ बंगाल में, बट यहाँ पे मिक्सिंग ठीक से हो जाती है। मिक्सिंग हो जाने से यार टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है। सो ये बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लक्स कम है इसीलिए मिक्सिंग कम है, मतलब इन्फ्लक्स कम है इसीलिए मिक्सिंग हो पाती है, इसीलिए टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। ऑकरेंस ऑफ साइमल्टेनियस साइक्लोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी। जो एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी है वो कब देखने को मिलता है? मतलब इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है? एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी जो है वो कब देखने को मिलता है? जब साइमल्टेनियस साइक्लोन्स आते हैं। सो ऑकरेंस ऑफ साइमल्टेनियस साइक्लोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, कट जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, विथ रेफरेंस टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू व्हाट। साइक्लोन के बारे में फिर से बात करनी है। द एंटी साइक्लोन विंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सपोज करो ये अर्थ हो गया भाई, साइक्लोन कैसे मूव करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन कैसे मूव करता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे मूव करता है साइक्लोन? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज मूव करता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है इन साउदर्न हेमिस्फीयर। कौन से? एंटी साइक्लोन्स। ठीक है, तो साइक्लोन्स के बारे में याद रखो, एंटी साइक्लोन्स का उल्टा। तो साइक्लोन कैसे मूव करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हमेशा याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमेशा याद रखना, ये साइक्लोन्स के लिए है। तो एंटी साइक्लोन्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज ग्रेटर हॉरिजॉन्टली देन वर्टिकली। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा होता है भाई
ना वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट इज ऑलवेज मोर एज कम्पेयर टू दी हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट, ये वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है भाई। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन और सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस, है ना। इसमें हमारे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटी साइक्लोन्स एंड साइक्लोन्स, ठीक है। इंसुलेशन के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं भाई, हम चीज़ कॉन्सेप्चुअल है यहाँ पे, है ना। जियोग्राफी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे चीज़ें जो है एनसीईआरटी से ही आती है।